टेस्ला आरती 17 जुलाई 2017। टेस्ला एनर्जी। मैंने एक स्रोत तलाशने के क्रम में इंटरनेट पर काफी खोज की, लेकिन मुझे बहुत कम मिल पाया। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मैं एक प्रमुख उद्योगपति के एक उदाहरण को इस उद्देश्य से पढ़ूं, जो भी सबसे बेहतर बैटरी का आविष्कार करेगा वो धरती का सबसे धनी व्यक्ति होगा। यहाँ पर लगभग इसी निष्कर्ष तक पहुंचने वाले कुछ ऐसे लेख हैं जिनका आप पूरा आनंद लेंगे। द ग्रेट बैटरी रेस, https://foreignpolicy.com/2010/10/12/the great battery race/ या फिर the race to build the better battery that the world desperately needs, www.vox.com/2015/2/22/8084703/powerhouse-steve-levine-review। अब मैं इस विचार में अपनी तरफ से और जोड़ूंगा, बैटरी टेस्ला मशीन की प्रमुख कुंजी है। कार भी नहीं, ना ही सोलर पैनल, बल्कि बैटरी। सीकिंग अल्फा के मुताबिक Q2 विश्लेषक कॉल में टेस्ला प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की है कि उसे इस बात की उम्मीद है कि उसका ऊर्जा भंडारण राजस्व कंपनी के ऑटो के बराबर होगा। ये सामने लाया गया एक छोटा सा तथ्य है जिसके निहितार्थ काफी बड़े होंगे। आज की तारीख में जमीनी काम करने के लिए निर्णायक कार्रवाई के बिना आवश्यकता के समय जीवाश्म ईंधन ग्रिड ऊर्जा को पीछे छोड़ने के लिए जरूरी बिना सब्सिडी वाले सस्ते और उच्च दक्षता वाले पैनलों की बड़ी संख्या का इंतजाम कर पाना संभव नहीं होगा। एलन मस्क। विभिन्न स्रोतों के अनुसार 2025 तक बिकने वाली तमाम नई कारों में से 25% पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक होंगी। मस्क का मानना है कि 2028 तक ये संख्या 50% होगी। वर्तमान में इलेक्ट्रिक कार के 30 विभिन्न मॉडल घोषित किए जा चुके हैं, जो अभी विकास के किसी न किसी चरण में हैं, और 2020 तक इनमें से अधिकांश बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। वर्ष 2025 में और उसके बाद साल दर साल कोई ना कोई तो इन 5 मिलियन या उससे भी अधिक कारों के लिए बैटरी की आपूर्ति का काम तो करेगा ही, और टेस्ला के मुकाबले कोई भी दूसरा इन बैटरियों का प्रमुख निर्माता होने से बेहतर स्थिति में नहीं है। इन बैटरियों के अलावा टेस्ला का इरादा उन लोगों को एक पूरी पावर ट्रेन प्रदान करने का भी है जो अपने वाहनों की बुनियाद के रूप में टेस्ला उत्पादों का उपयोग करना चाहते हैं। 3 गीगा फैक्ट्रियों के चालू या फिर निर्माणाधीन होने और 17 के प्रक्रिया में होने के चलते टेस्ला उन मिलियंस कारों के लिए आवश्यकता से कहीं अधिक बैटरियों का निर्माण करने में सक्षम होगी। मस्क ने यह साबित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को परीक्षण स्थल के रूप में उपयोग किया है कि कैसे टेस्ला के आभासी विद्युत संयंत्रों को जोड़कर सौर, पवन और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादकों की प्रभावकारिता और दक्षता को प्रभावशाली तरीके से बढ़ाया जा सकता है। फोर्ब्स का अनुमान है कि अगले 20 सालों में इस प्रकार के भंडारण पर $620 बिलियन खर्च किए जाएंगे। ये कम करके लगाया गया अनुमान हो सकता है। मस्क पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि भंडारण बैटरियों की मांग पहले ही आपूर्ति के मुकाबले कहीं अधिक है, और इस मांग में अगले 20 सालों में और वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है। उनका कहना है कि आवश्यक बैटरियों के निर्माण के लिए 100 गीगा फैक्ट्रियों की आवश्यकता होगी, जबकि अन्य स्रोतों के मुताबिक ये संख्या 1000 हो सकती है। टेस्ला के एलन मस्क ने इस वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारकों की एक बैठक में कहा, स्थिर भंडारण की दर में तेजी से इजाफा होने जा रहा है। आने वाले कई वर्षों के लिए प्रत्येक वृद्धि संबंधी वर्ष लगभग सभी पूर्ववर्ती वर्षों जितना ही होगा, और ये एक अत्यंत उत्साहपूर्ण वृद्धि दर होगी। स्टॉकहेड। कैलिफोर्निया में अब सभी नए घरों के निर्माण में सौर छतों का होना आवश्यक है। अन्य राज्य और देश भी फिलहाल इस छोटी सी सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए लगभग तैयार बैठे हैं। इन सौर छतों में से अधिकांश टेस्ला पावरवॉल बैटरी पैक होंगे, क्योंकि $7,600 की मौजूदा कम कीमत में
घरेलू प्रयोग में होने वाला फायदा आसानी से देखा जा सकता है। रात के समय जब दरें कम होती हैं, आप बिजली संचित करते हैं और फिर दिन के समय जब उपयोग अधिक होता है, सौर ऊर्जा की पूर्ति करने को आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करते हैं। इन इस्तेमालों के अलावा आपके पास वाणिज्यिक और सरकारी उपभोग भी हैं। ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर क्यों। प्रत्येक सरकारी और प्रमुख वाणिज्यिक उपभोक्ता पहले से ही सौर में परिवर्तित नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ऐसा होना निश्चित है। सरकार को जिस चीज को लेकर आज्ञा जारी करने की जरूरत नहीं है, उसे कंपनियां और सरकारें जरूर करेंगी, क्योंकि ऐसा करने से डॉलर्स की स्पष्ट बचत दिखाई दे रही है। टेस्ला पावरवॉल के वाणिज्यिक और सरकारी इस्तेमाल और अधिक मांग पैदा करेंगे। पावरवॉल को सौर ऊर्जा के साथ या फिर उसके बिना प्रयोग किया जा सकता है। दिन के समय और रात के समय ऊर्जा की दरों में भारी अंतर होने के चलते बैटरियों को रात के समय चार्ज किया जा सकता है और फिर उन्हें उच्च दर वाली अवधि के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। टेस्ला सोलर जनरेटिंग उपकरण, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स का एक एकीकृत प्राथमिक निर्माता है। ये तमाम उत्पाद श्रृंखलाएं अभी मुश्किल से अपने बढ़ने के प्रारंभ में हैं। मस्क का कहना है कि वे अगुवाई करना चाहते हैं, जिससे बाकी की कंपनियों को ऐसा करने को मजबूर होना पड़े। अगर टेस्ला सफलतापूर्वक इन 3 क्षेत्रों के 10% हिस्से को भी पाने में सफल रहती है, तो इसके पृथ्वी ग्रह, शायद मंगल ग्रह की भी सबसे बड़ी कंपनी होने की पूरी उम्मीद है। टेस्ला ने सोलर सिटी खरीदी। मस्क के पृथ्वी को बचाने के इरादे में संधारणीय ऊर्जा के प्रति एक मजबूर सरोकार भी शामिल था। अपनी रॉकेट कंपनी की स्थापना के साथ ही साथ उन्होंने सोलर पैनलों पर काम करने के इरादे से अपने चचेरे भाइयों के साथ एक अन्य व्यवसाय भी स्थापित किया। हमारे पास एक ऐसी सोलर छत कैसे हो सकती है जो साधारण छत से अच्छी है? एक ऐसी छत जो सामान्य छतों से बेहतर दिखती हो, बिजली का उत्पादन करती हो, लंबे समय तक टिके, जिसका इंसुलेशन बेहतर हो और जिसे स्थापित करने में आने वाली लागत एक सामान्य छत और साथ ही बिजली की कीमत से कम हो। टेस्ला आरती। लोग टेस्ला को इलेक्ट्रिक कार कंपनी के रूप में ही पहचानते हैं, लेकिन टेस्ला का पूरा उद्देश्य संधारणीय ऊर्जा के आगमन को तेजी प्रदान करना है। इनवर्स। टेस्ला का सोलर पैनल और छत विभाग, जिसे सोलर सिटी के सहायक नाम से भी जाना जाता है, को मस्क ने स्थापित नहीं किया था। उनका कहना है कि वे इस शीर्षक के लिए दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इसके लिए आवश्यक और अपेक्षित मेहनत नहीं की। हालांकि ये मस्क का ही विचार था। उन्होंने प्रारंभिक पूंजी के रूप में $10 मिलियन का निवेश किया और अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। इस कंपनी को उनके चचेरे भाई पीटर और लिंडन रीव संभालते थे। टेस्ला ने 2006 में एक पूर्ण एकीकृत नवीन ऊर्जा कंपनी बनाने के उद्देश्य से सोलर सिटी को खरीद लिया। मस्क का कहना था कि ये इतिहास की एक ऐसी दुर्घटना ही है कि टेस्ला और सोलर सिटी 2 अलग कंपनियां थीं। इस विलय के बाद से ही सोलर सिटी का आवासीय सोलर पैनल वाला हिस्सा कतिपय स्थिर ही रहा है। हालांकि टेस्ला के लिए सोलर सिटी का समग्र योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा ध्यान टेस्ला सोलर छत की ओर स्थानांतरित हो गया है, जहां एक मौजूदा छत पर मौजूद सोलर पैनल के अधिक परंपरागत दृष्टिकोण को पीछे छोड़ते हुए फोटोवोल्टिक विद्युत ऊर्जा पैदा करने वाले उपकरण और सिस्टम को छत की सतह में एकीकृत किया जाएगा। मस्क ने इसे इस तरह से कहा, यह छत पर मौजूद एक चीज नहीं है, ये छत ही है। मस्क बोलते हैं, ये वास्तव में एक विभेदित उत्पाद रणनीति को पाने का ही एक मौलिक भाग है। ये वास्तव में छत पर सौर लगाने वाले मौजूदा उत्पादों का भक्षण नहीं करता है। मस्क आगे कहते हैं, अगर आपकी छत का उपयोगी जीवन खत्म होने के करीब है, तो ये निश्चित है कि आप उस पर सोलर पैनल स्थापित नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको जल्द ही छत को बदलवाने की आवश्यकता होगी। ऐसे में बाजार एक कड़ा हिस्सा है जो सोलर सिटी की पहुंच से बाहर है, क्योंकि लोगों को पता है कि उन्हें जल्द ही अपनी छत को बदलवाना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना एक सोलर छत तैयार करवाई जाए, जो साथ में कई अन्य तरीकों से भी बेहतर है। सोलर सिटी के सीईओ लिंडन रीव कहते हैं, सिर्फ अमेरिका में ही प्रतिवर्ष 5 मिलियन से अधिक छतें स्थापित की जाती हैं।
और फिर ये एक ऐसा उत्पाद है जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। हमारा ध्यान मुख्य रूप से नई छत के बाजार पर केंद्रित है। सोलर रिव्यूज। ओपन एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से पांव पसार रही है। चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, मस्क इसे लेकर बेहद चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये लगता है कि जोखिम ये है कि एआई अचानक अपने आप ही सब कुछ विकसित कर लेगा। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोई इसका उपयोग गलत तरीके से कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर वे इसका उपयोग इस प्रकार से नहीं करने जा रहे हैं जो गलत हो, कोई इसे उनसे ले सकता है और इसे गलत तरीके से उपयोग कर सकता है। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा खतरा है। हमारे पास एआई तकनीक का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए और इसे व्यापक रूप से उपलब्ध करवाना चाहिए। इसी वजह से हमने ओपन एआई को तैयार किया। लॉर्ड एक्टन, वो व्यक्ति जिनका कहना था कि सत्ता भ्रष्ट और सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट बना देती है, का एक उदाहरण मुझे बेहद पसंद है, जो कुछ ऐसे है। स्वतंत्रता में शक्ति का वितरण और निरंकुशता की मजबूती शामिल होती है। मेरे ख्याल से हमारे पास इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली एआई का होना बेहद महत्वपूर्ण है, जो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली ना हो। एलन मस्क, वे मुझे विस्तार से बताते हैं गूगल, फेसबुक और अमेज़न और यकीनन एप्पल, लेकिन वे अपनी गोपनीयता के प्रति संवेदनशील प्रतीत होते हैं। आप जितना याद रख सकते हैं, उनके पास आपके बारे में उससे अधिक जानकारी है। ताकत का संकेंद्रण बेहद जोखिम भरा है। ऐसे में अगर एजीआई यानी कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता चरम स्तर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो क्या इसे गूगल में कार्यरत चुनिंदा लोगों द्वारा बिना किसी पर्यवेक्षण के नियंत्रित करने की अनुमति होनी चाहिए? रोलिंग स्टोन, मस्क इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जाति के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके चलते उन्होंने एक गैर लाभकारी कंपनी ओपन एआई में लगभग $10 मिलियन का योगदान दिया। उनके विभिन्न उद्यमों में, जिनमें न्यूरालिंक भी शामिल है, एआई के उपयोग में उनकी व्यावसायिक भागीदारी के चलते मस्क बोर्ड में अपने पद से हट गए हैं। न्यूरालिंक, आपने निश्चित ही मैट्रिक्स और अन्य काल्पनिक विज्ञान फिल्में देखी होंगी, जिनमें मानवीय क्षमता में नाटकीय सुधार को दर्शाने के लिए कंप्यूटर की शक्ति का उपयोग किया जाता है। मस्क को इसमें अवसर दिखाई दिया। हम पहले से ही साइबोर्ग हो चुके हैं। आपके पास आपका अपना डिजिटल संस्करण या फिर अपना आंशिक संस्करण है, जो ईमेल और आपके सोशल मीडिया और आपके द्वारा किए जाने वाले तमाम कार्यों के रूप में मौजूद है। और मूल रूप से आपके पास आपके कंप्यूटर और आपके फोन और उनमें मौजूद एप्लीकेशंस के रूप में महाशक्ति मौजूद है। आपके पास 20 साल पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति से कहीं अधिक शक्ति है। आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप किसी के साथ कहीं पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आप तुरंत लाखों लोगों को संदेश भेजने में सक्षम हैं। आप अविश्वसनीय काम करते हैं। एलन मस्क, और यहाँ मस्क विस्तार से बताते हैं कि दीर्घकालिक लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ सहजीवन प्राप्त करना है, जो मस्क के अनुसार अनियंत्रित हो जाने पर मानवता के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा होगा। वर्तमान समय में कुछ न्यूरोप्रोस्थेटिक्स मस्तिष्क के संकेतों की व्याख्या कर सकते हैं और अक्षम लोगों को अपने कृत्रिम हाथ और पैरों को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। मस्क का उद्देश्य उस तकनीक को प्रत्यारोपण से जोड़ना है, जो हरकत को परिचालित करने के बजाय अन्य प्रकार के बाहरी सॉफ्टवेयर और गैजेट्स के साथ ब्रॉडबैंड की गति पर इंटरफेस कर सकता है। विकिपीडिया, कला की नकल करती वास्तविकता। हो सकता है कि किसी दिन हम सभी एलन के मस्तिष्क को अपने कंप्यूटर पर अपलोड करने में सक्षम हो और फिर ऐप को अपने स्वयं के कमजोर मस्तिष्क में डाउनलोड करें। हाइपरलूप, 2012 की गर्मियों में एलन मस्क ने घोषणा की कि वे एक अन्य योजना पर काम कर रहे हैं। मस्क किसी ऐसी चीज के लिए योजना तैयार कर रहे हैं जिसे वे हाइपरलूप कहते हैं। हालांकि वे इसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी तो साझा नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि ये एक प्रकार की ट्यूब है जो किसी को भी सिर्फ 30 मिनट में सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस तक ले जाने में सक्षम होगी। वे इसे परिवहन का 5वां मोड कहते हैं। पिछले 4 हैं ट्रेन, विमान, ऑटोमोबाइल
और नाव।